जिस क्लास कल ये कर रहे थे आप कोमा मॉडल, कैश ओनली मेमोरी एक्सेस मॉडल, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस कर रहे थे। कैश ओनली मेमोरी एक्सेस में क्या है कॉन्सेप्ट? ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन कैश मेमोरी and these cache have directories and with the help of these directories only the remote access is possible। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एडवांटेज है? कैश मेमोरी है तो ऑब्वियसली हमें पता है कैश किस लिए यूज होती है? फास्ट स्पीड के लिए। तो यहाँ पे फास्टर एग्जीक्यूशन होती है डेटा की, बेटर प्रोसेसिंग है, बेटर एवल्यूशन होती है। क्यों होती है बेटर प्रोसेसिंग यहाँ पे? क्योंकि इसकी एक रिक्वायरमेंट है जो आपने कल स्टडी किया था, इट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज और स्किल्स टू एग्जीक्यूट द प्रोसेसेस और टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम। यानी कि ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। इनको उन पर्सन्स को हायर किया जाता है जिसको इन डोमेन की, इस डोमेन की इन डेप्थ नॉलेज होती है। सो दैट्स व्हाई इस सिस्टम में क्या कंसिडर किया जाता है? बेटर रिजल्ट्स, बेटर इवैल्यूएशन एंड बेटर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इन दिस मॉडल देयर इज ऑटोमेटिक माइग्रेशन ऑफ डेटा। ऑटोमेटिकली अगर किसी प्रोसेसर पे लोड ज्यादा है और कोई प्रोसेसर आपका आइडल है तो ऑटोमेटिकली जो लोड है वो आइडल प्रोसेसर पे ट्रांसफर हो जाएगा या फिर लाइटली लोडेड प्रोसेसर पे ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस सिस्टम प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द अदर टू क्या थे आपका? उमा एंड नुमा मॉडल। यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस and non-uniform memory access. So as compared to these models, this comma model provide better performance। ठीक है, नेक्स्ट जो हम कर रहे थे दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉमा मॉडल या फिर आप कह सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ कॉमा मॉडल। तो यहाँ पे हमें पता है कि हर एक प्रोसेसर के साथ क्या एसोसिएटेड है? कैश। और कैश किसका यूज कर रहे हैं? डायरेक्टरीज का, क्योंकि डायरेक्टरीज में ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी सेव हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मल्टीपल कैश मेमोरी का यूज करना पड़ेगा हर एक प्रोसेसर के साथ, तो वहाँ पे उसकी कॉस्ट जो है हार्डवेयर की वो ज्यादा लगेगी। सेकेंडली, यहाँ पे बेटर इवेल्युएशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग इवेल्युएशन मॉडल फॉर कॉमा मॉडल। देयर इज अ नीड ऑफ दिस ट्रेनिंग इवेल्युएशन मॉडल जिसकी हेल्प से जो आपके रिजल्ट्स होते हैं बेटर रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट आपकी उमा या नुमा मॉडल में नहीं होती है, इसकी रिक्वायरमेंट जस्ट कॉमा मॉडल में ही की जाती है। ठीक है, सो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकता है उसकी फॉर्म में भी। जो ट्रेनिंग इवेल्युएशन मॉडल है वो कौन से आपकी शेयरिंग मेमोरी मॉडल में यूज होगा? वो आपका कोमा मॉडल में यूज किया जाएगा, कैश ओनली मेमोरी एक्सेस पे। उमा और नुमा में ऐसा कुछ भी यूज नहीं होता है, वहां पे सिंपल नॉलेज के साथ भी, एक रिक्वायर्ड नॉलेज के साथ भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है। ठीक है, तो उमा मॉडल जो था उसमें क्या था मेन कि जो प्रोसेसर्स हैं उन सभी को ही इक्वल टाइम मिलता है फॉर द या फिर टू एक्सेस द शेयर्ड मेमोरी। नुमा मॉडल था वहां पे वेरी कर रहा है टाइम, किस पे बेस्ड वेरी कर रहा है? बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ प्रोसेसर्स। नाउ थर्ड इज अ कॉमा मॉडल पढ़ा हमने। कॉमा मॉडल में क्या है? यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है आपकी एक्सेस करने की शेयर्ड मेमोरी वो किस पे हो रही है? कैश पे और उसकी डायरेक्टरी पे। और यहाँ पे अलग से कुछ ऐसा शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कैश मेमोरी है, वो कैश मेमोरी ही आपकी मिलके क्या बना रही है? एक शेयर्ड मेमोरी बना रही है। और वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ सेव हो रही है? डायरेक्टरीज में सेव हो रही है। विदाउट डायरेक्टरीज यहाँ पे रिमोट एक्सेस पॉसिबल नहीं है, रिमोट एक्सेस के लिए डायरेक्टरीज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और लोकल और रिमोट एक्सेस दोनों टाइप के एक्सेस आपके कोमा मॉडल और नुमा मॉडल में है। उमा मॉडल में ये आपके एक्सेस नहीं है। उमा मॉडल में जस्ट आपका शेयर्ड मेमोरी का एक्सेस है, वहां पे कोई भी लोकल मेमोरी किसी भी प्रोसेसर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। कैश ओनली मेमोरी एक्सेस में कैश मेमोरी है, और जो आपकी लूमा मॉडल था वहां पे एक लोकल मेमोरी हर एक प्रोसेसर के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, ये आपका मेमोरी शेयरिंग मॉडल थे। अगर आपका कंसेप्ट आता है मेमोरी शेयरिंग इन द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम तो आपको ये तीनों मॉडल बताने हैं, उमा मॉडल, नुमा मॉडल एंड कोमा मॉडल। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, fault tolerance in multiprocessor systems। That's what is fault tolerance। हम सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। दैट सिस्टम शुड हैव द पावर ऑफ fault tolerance। हर एक सिस्टम में पावर होनी चाहिए।
फॉल्ट टॉलरेंस होता क्या है? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज फॉल्ट टॉलरेंस? It is the ability of a system to continue its working when one or more of its components fail. ठीक है, कोई भी सिस्टम अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रख सके अगर उसके किसी एक पार्ट में या फिर एक से ज्यादा पार्ट में फेलियर होता है, दैट इज अ फॉल्ट टॉलरेंस. ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस is the ability of a system to continue its working when one or more of its components fail. ठीक है, अब फॉल्ट टॉलरेंस तो आपका हमें किस में पढ़ना है? मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में. हाउ डज मल्टी प्रोसेसर सिस्टम tolerate the fault within the system? Okay, first of all, there is a formula to calculate the fault tolerance. किसी भी सिस्टम की कितनी फॉल्ट टॉलरेंस पावर है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? It is calculated by using a formula F equal to m divided by n. ठीक है, where this m, small m is number of tolerable subsystem failures, and then is the total number of सबसिस्टम्स अवेलेबल. सिंपल है, जो आपका कोई भी नेटवर्क है, सपोज ये 100 सिस्टम से मिलके बना आपका नेटवर्क. ठीक है, आउट ऑफ दीज 100 सिस्टम्स या फिर 100 नोड्स हम कह सकते हैं, 10 नोड्स तो ऐसी हैं जहाँ पे फेलियर है, जहाँ पे फॉल्ट है. अब एम क्या करेगा? एम इस 10 को इंक्लूड नहीं करेगा. एम किसको इंक्लूड करेगा कि 10 में से भी कितने फॉल्ट ऐसे हैं जो कि सिस्टम आपका टॉलरेट कर सकता है. ठीक है, तो सपोज आउट ऑफ दिस 10 दिस इज वैल्यू इज 5, यानी कि 5 फॉल्ट ऐसे हैं जो कि सिस्टम इजीली टॉलरेट कर सकता है. तो कैसे कैलकुलेशन होगी फॉल्ट की, फॉल्ट टॉलरेंस पावर की? सिंपली कितने अवेलेबल, कितने टॉलरेबल फॉल्ट है, टॉलरेबल फेलियर्स है, डिवाइडेड बाय टोटल सिस्टम वहाँ पे कितने अवेलेबल है. तो टोटल हमारे पास 100 थे, 100 में से 10 जो था उसमें फॉल्ट था, बट 10 में से भी 5 ऐसे थे कि जो टॉलरेबल थे, सिस्टम जिसको टॉलरेट करके अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकता है. सो 5/100 अगर हम करते हैं तो दैट विल बी द फॉल्ट टॉलरेंस पावर ऑफ अ सिस्टम. इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, पहले भी नहीं आया और अब मुश्किल ये कि आएगा, बट फिर भी आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए how to calculate the fault tolerance power of a system. So it will be m by n, m और n आपको given होगा सिंपल, n कितना वहाँ पे टॉलरेबल है और कितना वहाँ पे अवेलेबल सिस्टम है, जस्ट यू नीड टू डिवाइड दैट वैल्यू, वो उसकी फॉल्ट टॉलरेंस पावर आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट देखो, second formula is here is to calculate the performance of a system, multi processor system. So it is P equals to
3 एस प्लस आर प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, इसके हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस फॉर अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। अभी एस आर सी क्या है, यहाँ पे अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, सिंपली आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, इस फॉर्मूले में एस क्या डिनोट कर रहा है, आर क्या डिनोट कर रहा है, सी क्या डिनोट कर रहा है, ये जस्ट आपको बताना है। ठीक है, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल एस, S is what here? S is a performance speed. Next R is the recovery timing. कितने टाइम में आपका सिस्टम जो है वो रिकवर कर रहा है कोड से। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो है C, C क्या है, C इज अ कॉस्ट मेजरमेंट, यानी कि उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट मेजरमेंट क्या है, वो वैल्यू आपको सी में इंक्लूड करनी है। उन तीनों को ऐड करके आप जब 3 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट द परफॉर्मेंस वैल्यू फॉर अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपको मेन जो है वो फॉर्मूला लर्न करना है दोनों का ही, एफ का भी और पी का भी। एफ इज सिंपली एम बाई एन, एम इज द नंबर ऑफ टॉलरेबल फेलियर्स एंड एन इज द टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स अवेलेबल। परफॉर्मेंस के लिए एस प्लस आर प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, एस इज अ स्पीड, सिंपली परफॉर्मेंस स्पीड बता रही है ये, आर रिकवरी टाइमिंग बता रही है किसी भी सिस्टम का, और सी उसकी कॉस्ट बता रही है, कितना कॉस्ट लग रही है वहाँ पे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखो, जो आपका मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स। देयर आर टू मेथड्स बाय विच मल्टी प्रोसेसर इम्प्लीमेंट दी फॉल्ट टॉलरेंस कंसेप्ट। First method is fault removal, and second is fault masking. ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में आपको ये दो मेथड डिस्क्राइब करने हैं, फॉल्ट रिमूवल एंड फॉल्ट मास्किंग। ठीक है, फॉल्ट रिमूवल सबसे पहले, फॉल्ट रिमूवल में भी फर्दर आपकी टू टाइप्स है। फर्स्ट टाइप इज forward error recovery method, and second type is backward error recovery। ठीक है, फॉल्ट रिमूवल अगर यूज होता है फॉर द टॉलरेंस ऑफ फॉल्ट्स, तो वो दो मेथड यूज करता है, फॉरवर्ड एरर रिकवरी और इट कैन बी बैकवर्ड एरर रिकवरी। और अगर फॉल्ट मास्किंग का यूज होता है, फॉल्ट मास्किंग में भी आपके टू मेथड्स यूज होते हैं। फर्स्ट इज आरबी स्कीम और सेकेंड इज एनवीपी स्कीम। ठीक है, दिस इज फॉर फॉल्ट मास्किंग, एंड जो फॉरवर्ड एरर रिकवरी एंड बैकवर्ड एरर रिकवरी है वो फॉल्ट रिमूवल के लिए है। तो एमसीक्यू में आपका सिंपली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आरबी स्कीम कौन से मेथड में यूज होती है, तो आरबी स्कीम आपको पता होना चाहिए फॉल्ट मास्किंग की टेक्निक है, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरर रिकवरी फॉल्ट रिमूवल की टेक्निक है। ठीक है, यहाँ पे जो आरबी है, आरबी की फुल फॉर्म क्या होती है, रिकवरी ब्लॉक स्कीम। आरबी है स्टैंड्स फॉर रिकवरी ब्लॉक, और यहाँ पे जो एनवीपी है ये क्या होती है, एन वर्जन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो फॉल्ट रिमूवल। फॉल्ट रिमूवल में क्या है आपकी, फॉरवर्ड एरर रिकवरी एंड बैकवर्ड एरर रिकवरी। फॉल्ट रिमूवल नाम से ही आपका क्लियर होना चाहिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉल्ट को रिमूव कर रहे हैं। कैसे रिमूव कर रहे हैं, या तो फॉरवर्ड स्कीम यूज कर रहे हैं या फिर बैकवर्ड स्कीम यूज कर रहे हैं।
ठीक है। सो फॉल्ट रिमूवल फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, इट इज द डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट, ठीक है। आफ्टर दैट, आफ्टर डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट्स, जस्ट अप्लाई द मेथड टू रिमूव दैट फॉल्ट। फॉल्ट रिमूवल हमें करना क्या है, सबसे पहले डिटेक्ट करना है फॉल्ट है या नहीं सिस्टम में। अगर है तो उसकी लोकेशन क्या है, यानी कि सिस्टम के कौन से पार्ट में फॉल्ट अराइज हो रहा है। और थर्ड, हमें जस्ट उस फॉल्ट को फिर रिमूव कर देना, दैट इज फॉल्ट रिमूवल। अब अभी जो मैंने आपको मेथड बताया है वो फॉल्ट रिमूवल की फॉरवर्ड स्कीम है। फॉरवर्ड स्कीम में यही होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू डिटेक्ट द फॉल्ट, इट्स लोकेशन, एंड देन रिमूव दैट फॉल्ट, ठीक है। बैकवर्ड जो टेक्निक होती है, बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब अंडू कर। बैकवर्ड सिंपल, जैसे हमने पहले भी अंडू का कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर सिस्टम की किसी स्टेट में फॉल्ट आता है तो सिंपल हमें करना क्या है, सिस्टम को फॉल्ट से पहले वाली स्टेट पे लेके जाना है। फॉल्ट से पहले वाली स्टेट पे ले जाने के बाद फिर हम उसकी वर्किंग को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, वो होती है आपकी बैकवर्ड स्कीम। तो यहाँ पे सिंपल वही है, बैकवर्ड एरर रिकवरी भी सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे कि सिस्टम में फॉल्ट है या नहीं। अगर फॉल्ट डिटेक्ट होता है तो सिस्टम को सिंपली फॉल्ट से पहले वाली स्टेट पे ले जाएंगे, और उस पहले वाली स्टेट पे ले जाने के बाद फिर उसकी वर्किंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉल्ट को इग्नोर कर रहे हैं, उसको रिमूव नहीं किया जा रहा बैकवर्ड में, जस्ट इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हम उसको सिंपली पहले स्टेट पे लेके आ रहे हैं। बट फॉरवर्ड रिकवरी में उसको फॉल्ट्स को रिमूव ही किया जाता है। तो यस, एफपीआर, फॉरवर्ड एरर रिकवरी and backward error recovery. For forward error recovery, detects the fault and then remove the fault. For backward, इसमें हमें करना क्या है, बैकवर्ड एरर रिकवरी में सिंपली हमें जहाँ फॉल्ट अराइज हुआ था उससे पहले वाली स्टेट पे सिस्टम को लेके जाना है और उसकी वर्किंग को वहां से कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ये होती है फॉल्ट रिमूवल। नेक्स्ट देखो फॉल्ट मास्किंग। फॉल्ट मास्किंग क्या, फॉल्ट मास्किंग, मास्किंग मतलब क्या होता है, मास्क हम किसके लिए यूज करते हैं, मास्क में क्या है कि हम कुछ हाइड कर रहे हैं, तो क्या हाइड कर रहे हैं। फॉल्ट मास्किंग क्या कहती है कि अगर हम किसी भी सिस्टम के एक फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं, आफ्टर डिटेक्शन अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं तो जो सिस्टम के रेस्ट ऑफ द फॉल्ट्स होते हैं वो मास्क हो जाते हैं, उनकी मास्किंग हो जाती है, यानी कि वो रेस्ट ऑफ द फॉल्ट्स जो है वो सिंपली हाइड हो जाते हैं। सिंपल कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे हमने डेडलॉक में पढ़ा था, डेडलॉक में क्या पढ़ा था आपने कि अगर जो 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं डेडलॉक की, आउट ऑफ दैट 4 नेसेसरी कंडीशन अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो सिस्टम में डेडलॉक नहीं रहता है, कि रेस्ट ऑफ द 3 का फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम एक को भी ब्रेक कर देते हैं तो सिस्टम डेडलॉक फ्री स्टेट में आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे फॉल्ट मास्किंग है। फॉल्ट मास्किंग क्या कहती है कि अगर सिस्टम में n नंबर ऑफ फॉल्ट्स है या फिर आप ले लो 4 फॉल्ट्स है, तो आउट ऑफ दीज 4 फॉल्ट्स अगर हम एक को भी डिटेक्ट करके करेक्ट कर देते हैं तो रेस्ट ऑफ द फॉल्ट्स जो है, रेस्ट ऑफ द फॉल्ट है वो डिटेक्ट ही नहीं होंगे, या तो या फिर उनका सिस्टम की वर्किंग पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा और सिस्टम सिंपली अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रख सकेगा। यानी कि अगर हम एक को ठीक कर देते हैं तो रेस्ट ऑफ दी जो फॉल्ट्स हो रहे हैं उसका कोई सिस्टम की वर्किंग पे इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज फॉल्ट मास्किंग। बट ये कैसे होगा, बाय यूजिंग दीज टू schemes, RB scheme and the NVP scheme. Fault masking
ठीक है, अब देखो इसकी स्कीम्स कैसे वर्क करती है, आरबी स्कीम और एनबीपी स्कीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आरबी स्कीम देखो, आरबी क्या है, रिकवरी, रिकवरी ब्लॉक। रिकवरी ब्लॉक स्कीम, अब ये क्या है, इसमें कैसे हम इसको यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ ब्लॉक दैट इज नोन एज अ रिकवरी ब्लॉक। कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस ब्लॉक को बोला जाता है रिकवरी ब्लॉक। दिस ब्लॉक इज नोन एज द रिकवरी ब्लॉक। अब यहाँ पे टी पी और क्यू क्या है, टी आपका, टी इज नोन एज द एक्सेप्टेंस टेस्ट कंडीशन, टी इज द एक्सेप्टेंस टेस्ट कंडीशन, पी इज द प्राइमरी मॉड्यूल। 1 to n minus 1 ये क्या है, ऑल्टरनेटिव मॉड्यूल्स। ठीक है, टी इज एक्सेप्टेंस टेस्ट कंडीशन, पी यहाँ पे क्या है, प्राइमरी मॉड्यूल है, एंड क्यू जो है आपका यहाँ पे 1 to n minus 1 दैट इज ऑल्टरनेटिव मॉड्यूल्स। एग्जीक्यूट कैसे होता है ये ब्लॉक, देखो सबसे पहले क्या है, ये आपको दिख रहा है एंश्योर टी बाय पी, यानी कि टी कब होगा एग्जीक्यूट, जब आपका पी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये क्या कहता है, सबसे पहले एग्जीक्यूशन जो होगी वो पी की होगी। पी क्या है, यहाँ पे एक प्राइमरी मॉड्यूल है। अब आपको पता है कोई भी सिस्टम जब बनता है तो उसकी मॉड्यूलर फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। अगर आपका कोई सिस्टम बन रहा है तो हो सकता है उसमें 10 मॉड्यूल्स की इंटीग्रेशन हो, 100 मॉड्यूल्स की इंटीग्रेशन हो, 200 की इंटीग्रेशन हो, तो वन बाय वन ये मॉड्यूल्स आपके क्रिएट होते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्राइमरी मॉड्यूल एक पी जो है उसको चेक किया जाएगा। जैसे ही ये मॉड्यूल क्रिएट हुआ पी मॉड्यूल, आफ्टर दैट उसको चेक किया जाएगा, किसके लिए चेक किया जाएगा, कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। क्यों क्यों चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें कैसा मॉड्यूल चाहिए जिससे आपका सिस्टम जो है वो फॉल्ट फ्री स्टेट में रहे, आपके सिस्टम जो है आप वर्किंग उसकी कंटिन्यू रहे, या तो फॉल्ट होता है तब भी, या फिर सिंपली वो मॉड्यूल उस सिस्टम को फॉल्ट फ्री स्टेट में ही रखे। ठीक है, अब पी एग्जीक्यूट हुआ, पी की अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होती है, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि पी से आपका जो सिस्टम है उसमें कोई फॉल्ट अराइज नहीं हो रहा है, या फिर अगर कोई फॉल्ट हो भी रहा है तो उससे सिस्टम की वर्किंग पे आपका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तब आपका पी से पी के थ्रू क्या कहा जाएगा, दैट इट इंश्योर्स द टी, यानी कि ये इस पे जो हमने टेस्ट किया था किसके लिए, एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, कि हम इसको इसको सिस्टम इंटीग्रेट करेंगे या नहीं, तो वो आपका हो जाएगा। यानी कि अगर पी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया तो इंश्योर टी का मतलब क्या है कि हम सिंपली इसको सिस्टम में इंटीग्रेट करेंगे मॉड्यूल पी को। बट एल्स बाय, एल्स बाय मतलब कि अगर पी जो है सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं दे रहा है, यानी कि अगर हम पी को इंटीग्रेट करते हैं तो उसके इंटीग्रेशन से सिस्टम जो है वो उसमें फॉल्ट अराइज हो रहे हैं जो फिर टॉलरेबल नहीं है, या फिर सिस्टम
फॉल्ट जो अराइज हो रहे हैं वो करेक्ट कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगी, अनसक्सेसफुल स्टेट हो जाएगी और अनसक्सेसफुल के केस में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर कौन एग्जीक्यूट होगा, Q1 एग्जीक्यूट हुआ, Q1 के लिए भी सेम यही चेक होगा कि उसकी इंटीग्रेशन क्या सिस्टम को फॉल्ट फ्री स्टेट में रख रही है या नहीं। अगर इसकी इंटीग्रेशन सिस्टम को फॉल्ट फ्री स्टेट में रखती है तो सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और सिस्टम में यूज होगा। बट अगर ये अनसक्सेसफुल रिजल्ट देता है, यानी कि इसकी वजह से भी सिस्टम ऐसे फॉल्ट है कि जो वो टॉलरेट कर ही नहीं सकता, तो नेक्स्ट फिर अल्टरनेटिव, ये क्या नाम दिया इसको, अल्टरनेटिव मॉड्यूल्स, यानी कि एक तो हमने मेथड अप्लाई किया बट उस मेथड से आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप मल्टीपल मेथड्स फिर उसको अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे अल्टरनेटिव मॉड्यूल्स हम अपने सिस्टम पे अप्लाई करके देख रहे हैं। तो उसने Q2 अप्लाई किया, Q2 को अप्लाई करने के बाद भी उसको नहीं रिजल्ट मिल रहा, तो वो जितने भी हमने अल्टरनेटिव दिए हैं यहाँ पे मॉड्यूल्स, उसको सबको अप्लाई करेगा, ठीक है। कोई अगर सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि सक्सेसफुल रिजल्ट दे रहा है, तो इट मीन्स उसको सिंपली इंटीग्रेट कर लिया जाएगा और उससे सिस्टम फॉल्ट फ्री स्टेट में रहेगा या फिर सिस्टम सिंपली फॉल्ट को टॉलरेट कर लेगा। लेकिन इन सब में से ही अगर कोई ऐसा मॉड्यूल भी नहीं मिलता कि जिसकी वजह से सिस्टम आपका फॉल्ट फ्री स्टेट में रहे या फॉल्ट को टॉलरेट कर सके, तो सिंपली क्या डिटेक्ट हो जाता है या फिर क्या आप कह सकते हो डिस्प्ले होता है एरर। क्यों? क्योंकि इन सब में से कोई भी एक भी मॉड्यूल फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये सभी के सभी मॉड्यूल्स, एक तो आपका प्राइमरी था मेन जो आपका बनाया गया है, उसके अलावा अल्टरनेटिव भी जो सॉल्यूशंस दी थी वो भी सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं दे रही है, तो उन सभी को ही फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर इन सब में से किसी को भी अप्लाई नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इन सबके होने से ही आपके सिस्टम में क्या आ रहा है, फॉल्ट आ रहा है। लेकिन हमें सिस्टम कैसा चाहिए, फॉल्ट फ्री स्टेट में चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, या तो इनमें से कोई एक आपका सक्सेसफुल हो जाता है या फिर कोई भी नहीं होता, तो सिंपली सभी को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये होती है रिकवरी ब्लॉक स्कीम। इसमें आपको याद रखना है टी क्या है, एक्सेप्टेंस टेस्ट कंडीशन, पी इज अ प्राइमरी मॉड्यूल एंड क्यू इज अल्टरनेटिव मॉड्यूल्स। नेक्स्ट देखो एनवीपी स्कीम। एनवीपी स्कीम, इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी, इट इज एंड वर्जन प्रोग्राम। अब आपको पता है सॉफ्टवेयर क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपका बनता है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। मल्टीपल प्रोग्राम्स मिलके आपका एक एप्लीकेशन बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे एन वर्जन प्रोग्रामिंग क्या है, सिंपली हम एन वर्जन भी बोलते हैं इसको, एन वर्जन प्रोग्रामिंग, या फिर सिंपली एन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अभी सेम कंसेप्ट है, सिस्टम की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, मॉड्यूल्स की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज सिस्टम में 5 मॉड्यूल्स यूज हो रहे हैं, 5 मॉड्यूल्स की हेल्प से आपका एक सिस्टम बन रहा है, एक आपका स्पेसिफिक फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मॉड्यूल 1 प्रिपेयर किया जाएगा तो उसके साथ में इसके एन वर्जन्स बनाए जाएंगे। एन वर्जन में आपका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपका वो मॉड्यूल किस टास्क के लिए बनाया गया है, उसका पर्पस क्या है और जो सिस्टम हम बना रहे हैं उसकी क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इसके लिए क्या होती है, एक वोटिंग स्कीम का यूज किया जाता है कि आपका हर एक मॉड्यूल के लिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक मॉड्यूल क्रिएट हुआ, उस मॉड्यूल के मल्टीपल वर्जन्स भी क्रिएट हुए साथ में। M1 अगर क्रिएट होता है तो M11, M12 और M13 वर्जन भी क्रिएट, ठीक है। इसी तरह से अगर रेस्ट ऑफ दी 4 मॉड्यूल्स भी यहाँ पे क्रिएट होते हैं तो 4 के 4 के लिए भी N वर्जन क्रिएट किए जाएंगे। ये मैंने अभी आपको बताया कि N वर्जन में कितने वर्जन होंगे, 1 2 3 4 5, ये डिपेंड करेगा वोटिंग पे। वहाँ पे जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं सिस्टम को, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस मॉड्यूल के कितने वर्जन क्रिएट करने, ठीक है। अब कैसे इसको सॉल्यूशन देता है एनवीपी स्कीम। अब सपोज आपके सिस्टम में M1 को इंटीग्रेट कर दिया गया, आफ्टर सम टाइम या इन फ्यूचर इस M1 की वजह से, इस मॉड्यूल की वजह से सिस्टम में फॉल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है जिसको सिस्टम टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो सिंपली क्या किया जाता है, फिर से आपकी वोटिंग स्कीम का यूज होगा। अकॉर्डिंग टू द वोटिंग स्कीम M1 को रिमूव किया जाएगा
और आउट ऑफ दीज 3 वर्जन जो M1 के पहले क्रिएट किए गए थे, M11, 12 और 13, इनमें से जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी उस वाले वर्जन को सेलेक्ट किया जाएगा और उस वर्जन से इस पुराने वर्जन को यानी कि M1 को रिप्लेस किया जाएगा। और वो वर्जन कैसा होना चाहिए, वो बेस्ट फिट होना चाहिए सिस्टम के लिए। बेस्ट फिट मतलब कि उसकी वजह से सिस्टम में कोई भी फॉल्ट अराइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होती है एंड वर्जन स्कीम या एंड वर्जन प्रोग्रामिंग। सिंपल है, क्या है इसमें कि हर एक मॉड्यूल का या फिर आप कह सकते हैं हर एक प्रोग्राम के हम एंड वर्जन क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद प्रोग्राम जैसे ही आपका इन फ्यूचर उस प्रोग्राम या मॉड्यूल की वजह से सिस्टम में कोई फॉल्ट अराइज हो रहा है, तो सिंपली बेस्ड ऑन द वोटिंग स्कीम उसके जो एंड वर्जन क्रिएट किए गए थे स्टार्टिंग में, उनमें से जो भी वहां पे बेस्ट फिट होगा सिस्टम के लिए उसको यूज कर दिया जाएगा और जो ओल्ड वाला है वो वहां से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, जिसकी हेल्प से सिस्टम फिर से फॉल्ट फ्री स्टेट में आ जाएगा। क्लियर? सो होती है एंड वर्जन स्कीम। नाम से यह क्लियर है एंड वर्जन की मल्टीपल वर्जन हम एक प्रोग्राम के एक मॉड्यूल पे क्रिएट करते हैं और फ्यूचर में अगर उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो फिर उनको यूज किया जाता है, वो एंड वर्जन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका फॉल्ट टॉलरेंस टॉपिक कंप्लीट हुआ है। फॉल्ट टॉलरेंस में आपको ये एक्सप्लेन करना है दोनों मेथड, फॉल्ट रिमूवल एंड फॉल्ट मास्किंग। फॉल्ट रिमूवल के आपके 2 टाइप्स रहेंगी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एरर रिकवरी, और फॉल्ट मास्किंग के अंदर आरबी स्कीम एंड एनपीपी स्कीम आपको यूज करनी है। आरबी स्कीम का जो ये ब्लॉक बना है ये आपका फिक्स ही है, ये चेंज नहीं करना है। इसी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी, पी और क्यू की फॉर्म में। टी एक्सेप्टेंस टेस्ट कंडीशन होती है, इस कंडीशन बेस पर आगे हम चेक करते हैं सभी को ही, पी को और क्यू को। अगर सब अनसक्सेसफुल रिजल्ट देते हैं तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और कोई भी आपका सक्सेसफुल रिजल्ट दिया देता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और एंड वर्जन में सिंपली एंड वर्जन क्रिएट करते हैं, फ्यूचर में अगर उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो फिर यूज किया जाता है ताकि सिस्टम फॉल्ट फ्री स्टेट में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको दैट इज मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग किसने की जाती है? प्रोसेस शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों करता है प्रोसेस शेड्यूलिंग? फॉर द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, मेन आपका शेड्यूलिंग का पर्पस क्या होता है कि हर एक प्रोसेस को उनके रिक्वायर्ड रिसोर्सेस विद इन द अवेलेबल टाइम मिल जाए, असाइन हो जाए और उनकी एग्जीक्यूशन ऑन टाइम आपका सिस्टम कर सके। ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द पर्पस ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। ओके, अब मल्टी प्रोसेसर की जो प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है उसमें आपको क्या क्या डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट, जो इसकी टाइप्स हमने स्टडी की थी पहले भी, एसिमेट्रिक शेड्यूलिंग, सेकंड सिमेट्रिक, और इस प्रोसेसर affinity, and fourth is load sharing। फर्स्ट टू जो आपका टाइप सी क्या मतलब होता है इसका, एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक का हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और रेस्ट ऑफ द टू प्रोसेसर एफिनिटी एंड लोड शेयरिंग, ये कॉन्सेप्ट मल्टी प्रोसेसर में कैसे होता है ये हम आगे फिर स्टडी करेंगे कल। ठीक है, ये चारों ही कंसेप्ट स्टडी करेंगे। सिंपल है, जो मल्टी प्रोसेसिंग का अगर आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आता है, एल्गोरिदम में आपको लोड शेयरिंग एक्सप्लेन करना है, प्लस रेस्ट ऑफ द टू एल्गोरिदम भी एक्सप्लेन करने हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, एफसीएफएस और राउंड रॉबिन। ठीक है, राउंड रॉबिन लास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड में भी पढ़ा था, तो एफसीएफएस आप यहाँ पे स्टडी करोगे, लोड शेयरिंग का कंसेप्ट इसमें कैसे होता है, प्रोसेसर एफिनिटी।
load sharing. For load sharing we have two methods, push migration and pull migration. ठीक है, टाइम अप आपका होने वाला है अभी क्लास का. सो ये सभी टॉपिक्स प्रोसेस शेड्यूलिंग मल्टी प्रोसेसर की आगे कंटिन्यू कर दे.